Welcome back, students. Let's go ahead. In the last video we were discussing about mass defect, so let me discuss this once again. What mass defect is this? As the name suggests, it is about defect in some mass. I was giving an example of oxygen yesterday. I took that example from your textbook. See, the mass of oxygen atom is something around, we were discussing about the mass defect in oxygen atom. Okay, we know that the mass of oxygen consists of 8 protons, 8 electrons and 8 neutrons. Okay, so what would be the mass of oxygen nucleus? It would be the sum total of the mass of all the protons and neutrons. Generally we neglect the mass of electrons. Okay, let me get the PDF of your textbook. I'll show you some examples of this one. See, दिस एग्जाम्पल आई वाज गिविंग अबाउट मास डिफेक्ट. इसमें क्या है कि जनरली ऑक्सीजन होता है, उसके पास क्या होता है 8 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 1.00866 यू, मतलब AMU की टर्म में. उसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन्स है. हमने सब अब इस सब को जोड़ दोगे तो टोटल मास आ जाएगा. ठीक है, तो टोटल एक्सपेक्टेड होना चाहिए कितना, 16.12744. ठीक है, बट इट इज़ फाउंड दैट बाई मास स्पेक्ट्रोमेथड. मास स्पेक्ट्रोमेथड क्या होता है, एक बहुत ही व्हाट यू कॉल दैट सेंसिटिव मेथड है जो किसी भी एटम के मास को इट कैन कैलकुलेट वेरी मच एक्यूरेटली. सो इट फाइंड्स दैट द ऑक्सीजन एटम हैज़ अ मास ऑफ 15.99. होना कितना चाहिए था एक्सपेक्टेड, अगर 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स को अगर हम कंबाइन करते हैं शुड बी समथिंग अराउंड 16.12. दैट इज द एक्सपेक्टेड मास, बट it doesn't happen. So because the mass spectrum method finds that it is 15.9, it means there is some difference between the exact value and the expected value. That difference is called mass defect. यहाँ दिखाया गया ना, delta m, that is the ZMP. Z is the atomic number, मतलब वही number of protons into mass of protons plus a minus z, मतलब atomic mass minus proton number. मास करोगे तो क्या आ जाएगा, number of neutrons आएगा, और उसमें से माइनस कर दिया m, मतलब तो एक्चुअल मास है. तो ये जो दिया हुआ है एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास, सो दैट इज़ द थिंग, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. और यहीं पे आइंस्टीन ने बोला क्या कि इफ़ यू कैलकुलेट दिस डेल्टा m चेंज इन मास एंड मल्टीप्लाई इट विथ c स्क्वायर, दैट इज़ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट एनी एटम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. मतलब जो मास डिफेक्ट आया डेल्टा एम, उसको सी स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करोगे तो दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इस 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने में. और इस एनर्जी को एक नाम दिया गया, दैट वाज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. इट वाज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. सेम चीज़ ये देख सकते हो आप. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ज़्यादा कहानी नहीं है इसमें. सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, उसी एनर्जी को अब क्या है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M. इतना दूर का सिंबल क्या है, दिस इज़ योर मास डिफेक्ट. उसी को हमने C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट गिव्स यू द एनर्जी. एंड 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो डिपेंड्स आप जूल में एक्सप्रेस कर रहे हो या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस गिव्स यू द न्यूक्लियर बाइंड. नाम ही है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है टुगेदर. मीन्स ऑल द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स दे आर टुगेदर. दैट मीन्स exactly same amount of energy is required if you want to separate them. If 14 joule energy is required to keep them together, that means if we supply 14 joule, उससे थोड़ा ज़्यादा we can separate the atoms also. So this is called binding energy. And if you divide total binding energy by number of nucleons, what is number of nucleons? Mass number, total number of protons plus neutrons, so that is the binding energy per nucleon. Average energy, that means कहने का मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हो. Now we try to plot the binding energy per nucleon, means average. मतलब कि जैसे what is the mass number of oxygen, 16 लगभग.
तो सपोज़ को उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो कुछ भी है दैट कितनी आई, अगर कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, इफ़ आई शो यू द PDF, दिस इज़ व्हाट इट इज़। डेल्टा MC² अगर कैलकुलेशन वगैरह की है तो जो कुछ भी आता, and we divide it by total number of nucleons, so that gives you the total binding energy per nucleon, तो एवरेज एनर्जी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू that notes. Now if you plot it, binding energy per nucleon data को, so this kind of curve we see. On the x-axis is binding energy, sorry, y-axis binding energy per nucleon, the x-axis is mass number. As the mass number increases, you can see that the average binding energy is increasing. Binding energy शुरू में increase हो रहा है, ठीक है। But if you see particularly, if you start from atomic number almost around 50 से पहले देखो 32 जनरली माना जाता है, ऑलमोस्ट अराउंड 170 तक लगभग कांस्टेंट वैल्यू, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हो 8 से थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन नीचे आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ का चेंज नहीं होता। 8 से 8.8 गया हुआ है इफ़ यू सी द वाई एक्सिस। ओके, देखने में लग रहा है कि ऊपर गया देन इट इज़ गोइंग डाउन, बट चेंज कितना है, बहुत कम है, 8 से 8.8। सो इट इज़ जनरली फाइन दैट ऑल्दो द एवरेज binding energy initially is increasing up to mass number 30, then from 30 to almost 160 or 170 it practically becomes constant. Okay, and for atomic number 56 generally it is maximum value 8.75, इसी कारण 8.8 का स्केल दिया गया है एटॉमिक नंबर 56, ठीक है। 8.75 जनरली मानते हैं FI इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इफ़ यू गो हियर डाउन स्टड U38 दिखाया गया है। U38 मतलब मास नंबर 38 किसका होता है, यूरेनियम का, उसकी वैल्यू होती है 7.6 या 7.5 के आसपास। लास्ट पॉइंट देखो ये वाला, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही है, 7 से 8 के बीच में वैरी कर रहा है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, भले ही कर्व दिख रहा है ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, बट प्रैक्टिकली द वैल्यू इज़ नॉट मच चेंजिंग। अगर आप अब इफ़ यू सी बिफोर एटॉमिक नंबर 30 तो उससे कम ही है, और इफ़ यू गो आफ्टर 170 और 180 तो भी नीचे, प्रैक्टिकली नीचे ही जा रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज़ लोअर फॉर बोथ लाइटर न्यूक्लियाई एंड द हैवी न्यूक्लियाई। ओके, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है इन सब चीज़ों के बारे में? इट सिंपली मीन्स दैट what are you finding? Binding energy is almost constant in the range of atomic number say 30 to 160. It is because of the reason that nuclear force जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को आपस में बांध के रखता है, दैट इज शॉर्ट रेंज। कंसिडर अ न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज़ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स। ओके, जो भी उसके आसपास जो कुछ भी हैं। But if you consider a nucleon which is present very at large distance, there would be not much influence of that one, because the nuclear force we know it is practically a short range force. Okay, so that is the reason. नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस देन 3 फॉर सम न्यूक्लियाई वेरी लार्ज दिया हुआ है, फॉर 30 to 50 बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट 8.8, ठीक है। इस तरह की चीज़ें दी गई। जस्ट अ मिनट, नाउ देयर आर सम कंक्लूजन। सी फॉर अ हेवी न्यूक्लियस से यहाँ पे आपने देखा 238 या उससे ऊपर जाओगे 240 वगैरह, दे हैव ए लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज कम्पेयर टू प्रीवियस से A=100 जिसके पास 100 मास नंबर है। तो जिसका मास नंबर 100 है उसके कंपैरिजन में जिसका मास 240 38 जो आप लास्ट में यूरेनियम देख रहे हो उसका कम है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सपोज करो एक एवरेज लूँ 240 का, 238 की जगह 240 लूँ, तो उसको मैं अगर ब्रेक करूँ तो मुझे 2 न्यूक्लियस मिल सकते हैं 120, अगर इक्वली ब्रेक करूँ तो, कहने का मतलब है, ठीक है। दैट मीन्स न्यूक्लियंस जो होते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर 2 में ब्रेक करूँगा तो कुछ एनर्जी वगैरह रिलीज़ होगी, और यही बेसिस बनाता है किस चीज़ का, न्यूक्लियर फिज़न का, ठीक है। उसी तरीके से
जिनका एटॉमिक मास कम होता है, से एटॉमिक मास इज लेस देन 20, उनको ज्वाइन करोगे आप तो क्या मिलेगा, हेवी न्यूक्लियस बनेगा। एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर। पहले ही हम देख रहे हैं। दैट मीन्स कि जो सिस्टम बनेगा वो आपस में काफ़ी ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट है, चाहे वो फ्यूज़न हो रहा था या फ्यूज़न, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ ही होगा। क्यों रिलीज़ होगा, हमने रीज़न देखा, मास डिफेक्ट वाला। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड से कम ही होता है। तो जब वो आपस में जुड़ेंगे तो भी वो एनर्जी को रिलीज़ ही करेंगे। तो चाहे वो फ्यूज़न हो या फिज़न हो, दोनों का बेस बन जाता है इसी कॉन्सेप्ट के कारण, बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट के कारण। ओके, नाउ विल डिस्कस अ बिट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इट इज़ अ फोर्स दैट डिटरमाइंस द, what do you call that, at force of attraction between the members of any atom inside nucleus and all these things. अब एक चीज़ और है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, तो देर इज़ सम कोलम्बिक फोर्स ऑल्सो। उनके बीच में कोलम्बिक अट्रैक्शन है, जो आप पढ़ते हो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स, और इससे ऊपर आपने देखा बाइंडिंग एनर्जी, एक एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो जनरली पर न्यूक्लियन आता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। दैट मीन्स वी नीड सम अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड देन दे विल ऑल्सो ट्राई टू बाइंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, ऑल्दो दे आर चार्जलेस, बट कुछ तो आपस में उनके बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन है। हमने बोला बाइंडिंग एनर्जी एवरेज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दैट मीन्स कि एक फोर्स उनके बीच में इतना ज़रूर लगना चाहिए जो इस उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम कर सके, एंड दैट कम्स फ्रॉम दिस न्यूक्लियर फोर्स से आता है, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, what do you call that, nuclear species. Now the question is that प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन तो ठीक है, बट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्जलेस होते हैं, उनके बीच में क्या मतलब है, किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे उनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा। तो इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दैट इज़ जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बट इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज है या नहीं उससे मैटर नहीं करेगा। इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन कोलम्बिक फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये भी इसलिए प्रेजेंट, एंड इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डोमिनेट्स ओवर कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियर फॉल्स रैपिडली टू ज़ीरो, अगर उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाए ज़्यादा। आप प्लॉट इज देयर, हाँ प्लॉट इज देयर, सी यहाँ पे आप देखो, ऊपर की तरफ जाओ और देखो नीचे, जैसे ही नीचे नीचे की तरफ प्लॉट आ रहा है लगभग जीरो की तरफ, जीरो नहीं हुआ है बट इट गोज़ जनरली टुवर्ड्स जीरो एज द डिस्टेंस इज़ फ्यू फेम्टोमीटर्स। फेम्टोमीटर्स में बहुत ही छोटा डिस्टेंस में ही ये जीरो रीच करने लगता है, मतलब डिस्टेंस थोड़ा जैसे ही बढ़ा हल्का सा कि ये हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो दैट मीन्स दिस फोर्सेज आर क्वाइट सैचुरेटेड वन, ऑल्दो दे आर स्ट्रॉन्ग। क्यों है, क्योंकि फोर्स इन जनरली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज फोर्स विल डिक्रीज, सो दैट इज़ द थिंग हियर, एंड दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट विथ डिस्टेंस। देख रहे हो रैपिडली जीरो हो रहा है देन बिकम्स कांस्टेंट। Now let me close this video. In the next video we'll talk about radioactivity. Okay, thank you.